एमए फाइनल के प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पिछली वीडियो में ये सीख रहे थे कि भारतीय संविधान के मूलभूत मूल्य क्या हैं। लेकिन उसके आगे एक टॉपिक इसके अंदर और आपको समझना है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है। और उस प्रकृति को समझने के लिए मैं आज ये वीडियो आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसको सुने ध्यान से और इसके अंदर आपको पता चलेगा कि भारत का जो संविधान है उसका मूलभूत दर्शन या उसकी मूलभूत जो प्रकृति है वो क्या है, और वो राजनीतिक प्रक्रिया में, भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में किस प्रकार की चीज़ों की मांग करती है। तो हमारे जो लोग भी राजनीतिक प्रक्रिया में, जो लोग भी आते हैं, हमारे जो राजनेता हैं, विभिन्न राजनीतिक दल है और ये प्रेशर ग्रुप्स हैं और हमारी भारत की जनता है जो उस राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेती है, उनको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है और वो किस प्रकार के व्यवहार की उम्मीद करती है, डिमांड करती है हम सभी से। तो जब हम भारतीय संविधान की प्रकृति समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारे देश के राजनीतिक लोगों को कैसे व्यवहार करना है। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके इसी चीज़ पर समर्पित है कि आप समझ पाए। देखिए, आपको और हमको सबको पता है कि भारत ने अंग्रेजों से गुलामी मुक्ति या स्वतंत्रता को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया, परंतु भारत जैसे विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधकर स्वतंत्रता को बचाए रखना उस समय के नेतृत्व की खास चुनौती थी। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उसका विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम दो धर्मों के आधार पर। तो जो संविधान निर्माता थे उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई थी कि किस तरीके से हम जो बचा हुआ हिंदुस्तान है हमारे पास उसको एकत्रित रखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि धर्म, जाति, इन सब चीज़ों के बीच में जो बटा हुआ हिंदुस्तान है हमारे पास उसको एक कैसे रखा जाए, उसको एकता के सूत्र में कैसे बांटा जाए। आप धर्म में बटे, जाति में बटे, भाषा में बटे, भाषा के बाद बोलियों में बटे, क्षेत्रों में बटे, तो इन सब चीज़ों के आधार पर जब इस तरीके की जनता और देश मौजूद हो गया हो और जहाँ पर लड़ाई हो रही हो धर्म के नाम पर, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को जान मार रहे हो एक दूसरे की, तो उस परिस्थिति में संविधान को बनाया जा रहा था। तो इसलिए उस समय के नेतृत्व की एक खास चुनौती थी कि कैसे इनको एकता के सूत्र में बांधा जाए, और दूसरी चुनौती ये थी कि अपने देश की स्वतंत्रता को कैसे मेंटेन किया जाए। क्योंकि अगर इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहे लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर एक दूसरे से, तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जब कोई तीसरी ताकत आ जाएगी और वो हम लोगों की लड़ाई का फायदा उठाएगी और हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये हो गया था नेतृत्व के सामने कि किस तरीके से इसको बचाया जाए। तो मैंने ये बात बताई है कि हमें गर्व होना चाहिए कि स्वतंत्र भारत के नेतृत्व ने यह कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। उस समय का जो नेतृत्व था इसने इस चुनौती को पहचान लिया था, और स्वतंत्र भारत का अस्तित्व विविधता में एकता, यह एक मुहावरा नहीं है। विविधता में एकता यह एक नीति का उद्देश्य है, नीतिगत उद्देश्य है। तो विविधता में एकता के साथ लोकतांत्रिक शासन पद्धति, अब यहाँ पे जब जैसे हम पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक शासन पद्धति, तो इसका मतलब यह है कि हमको अब समझना है कि विविधता में एकता क्या होती है और लोकतांत्रिक शासन पद्धति क्या होती है, और इन दोनों को जोड़ना है कि सामंजस्यता के आधार पर सुरक्षित किया गया। तो स्वतंत्र भारत कैसे बचेगा? हमारे नेतृत्व ने सोचा कि विविधता में एकता की जो नीति है उसको अपनाना है और साथ में लोकतांत्रिक शासन पद्धति को अपनाना है। तो ऐसी कई अवधारणाएं जो थी हमें भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया वो भारतीय संविधान के गूढ़ अध्ययन में प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार की कई अवधारणाएं मिलजुल कर भारतीय संविधान के दर्शन को और प्रकृति को परिभाषित करती हैं। तो आज की इस जो हमारी वीडियो है, वार्ता है, जो हम उसमें आपको इसी को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान सभा का गठन। तो पहला पॉइंट में जो आप बता रहा हूँ कि सर्वप्रथम आप जानिए कि भारतीय संविधान सभा का गठन अविभाजित भारत के लिए प्रक्रिया अनुसार किया गया था। वो भारतीय संविधान सभा कब बनी थी? जब हिंदुस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था। तो
और एक निश्चित प्रोसेस, उसकी एक प्रक्रिया बनी थी, उसके अनुसार उसका गठन किया गया था तथा उसकी जिम्मेदारी स्वतंत्र भारत के लिए एक नवीन संविधान के निर्माण करने व भारत की जनता के प्रतिनिधि के रूप में भारत के लिए स्वीकार करने की थी। परंतु राजनीतिक परिस्थितियों व ऐतिहासिक निर्णय जो हुआ डिवीजन का, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक निर्णय के फलस्वरूप भारत का विभाजन हो गया तथा कई सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर दिया। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान के रूप में मौजूद हो गया। इस प्रकार जो अविभाजित भारत के लिए संविधान सभा बनी थी, अब उसके सामने 1947 में एक नई चीज सामने नजर आई कि अब 14 अगस्त को एक नया राष्ट्र बन रहा है पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद हो रहा है। अतः अविभाजित भारत के लिए जो मौजूद संविधान सभा थे, उसने पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की थी। तो 9 दिसंबर 1946 यानी 15 अगस्त 1947 से पहले, तो 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की थी। अब चूंकि 15 अगस्त को, इस 14-15 अगस्त को अलग स्थिति बन गई, तो इसलिए उसको पुनर्गठित करना पड़ गया, फिर से गठन हुआ। तो वे क्षेत्र जो कि पाकिस्तान का अंग बने, उनके प्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त हो गई, जैसे बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, बलूचिस्तान तथा असम का सिलहट जिला। तो ये जो बंगाल पंजाब भी पहले बहुत यूनाइटेड थे, तो आप पंजाब का डिवीज़न हो गया, तो पूर्वी पंजाब, पश्चिमी पंजाब, इसी तरीके से बंगाल में आप पढ़ते हैं पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पंजाब में पुनः चुनाव करवाने पड़े, वो भारत का अंग थे। इस प्रकार संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन हुआ और जिसकी कुल सदस्यों की संख्या 299 थी तथा संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने भारत की जनता की तरफ से संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 को निश्चित कर दी गई थी। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब भारतीय संविधान का दर्शन भारत देश की विशिष्टताओं तथा आधुनिक शासन पद्धति की विशिष्टताओं के समन्वय पर आधारित है। तो भारत देश की विशिष्टता क्या है? विविधता में एकता। आधुनिक शासन पद्धति क्या है? लोकतांत्रिक शासन पद्धति। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर आप जब इसको समझेंगे, इन दोनों चीज़ों को समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हम भारत के लोग, जो ये वाक्य आप बोलते हैं, ये वाला वाक्य जो है संविधान के दर्शन को परिलक्षित करता है। ये संविधान की प्रस्तावना में है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्तावना को, जो हमने कल पिछले वीडियो में बात की थी प्रस्तावना की, उसी के बारे में बात हुई, जहाँ पे मैंने आपको ये प्रस्तावना पढ़कर सुनाई भी थी, ये बात बताई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रस्तावना को अपने कई निर्णयों में विशिष्ट महत्व का बता दिया है। प्रस्तावना के द्वारा संविधान अपने लक्ष्यों को घोषित करता है, उसे स्थापित करता है तथा संविधान की कानूनी व्याख्या में लक्ष्यों की सहायता से मदद प्रदान करता है। तो प्रस्तावना के अध्ययन से हमें दो बातों का पता चलता है। पहला, संविधान अपनी सत्ता को किस स्रोत से प्राप्त करता है, तथा दूसरा, संविधान के द्वारा किन लक्ष्यों को स्थापित व प्रोत्साहित किया गया है। जहां तक सत्ता व शक्ति के स्रोत का प्रश्न है, संविधान ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि स्वतंत्र भारत में सभी प्रकार की सत्ता व शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है तथा संविधान की सत्ता भारत की जनता से प्राप्त होती है। इसका अर्थ है कि भारत के संविधान पर किसी बाह्य शक्ति का दबाव नहीं हो सकता। भारत का राज्य स्वतंत्र व संप्रभु है। भारतीय राज्य अपने सभी प्रकार के मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। इसलिए भारतीय संसद एक संप्रभु संस्था के रूप में कार्य करती है। भारतीय संसद के ऊपर कोई भी संस्था कार्य नहीं करती। अर्थात हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर भारतीय संसद है, उसके ऊपर कोई भी संस्था नहीं है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान के जितने भी राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, सब कुछ संसद की संस्था के अधीन कार्य करते हैं। यह पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।